हेलो दोस्तों, दृष्टि पीसीएस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं साइंस दिस वीक प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण खबरें किसी भी तरह से विज्ञान या फिर उससे जुड़ी तकनीक से संबंधित है उस पर हम चर्चा करेंगे। यह विज्ञान दैनिक जीवन का भी हो सकता है, अंतरिक्ष का भी हो सकता है, रोबोटिक्स का भी हो सकता है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान या फिर जीव विज्ञान से संबंधित कुछ पारंपरिक विषयों से जुड़ा भी हो सकता है। पिछले सेशन में हमने आपको एक अभ्यास प्रश्न के साथ छोड़ा था जिसका जवाब हम यहाँ पर जानेंगे, और साथ ही कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस अभ्यास प्रश्न का जो कमेंट बॉक्स है उसमें जवाब भी सही दिया है। ठीक है, तो प्रश्न क्या आपसे पूछा गया था? ये प्रश्न दरअसल मध्य प्रदेश की जो पीसीएस परीक्षा हुई थी 2021 की उससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें पूछा गया था फास्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है? ऑप्शन क्या है? दूध, चाय, पानी या फिर उपरोक्त सभी। आमतौर पर हम फास्फेट के जब परीक्षण की बात करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि दूध के संबंध में इसका उपयोग देखने को मिल जाता है, लेकिन आयोग ने इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन डी माना हुआ है, उपरोक्त सभी के रूप में। इसके लिहाज से इसका उत्तर हम यहाँ पर ऑप्शन डी मान करके चलेंगे। बाकी इस तरह के जो भी और परीक्षण है उनके बारे में आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। आज के सेशन के पहले सवाल से शुरुआत करें। प्रश्न क्या है? नासा ने जल्द ही अपने ड्रैगन फ्लाई मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। अब सवाल क्या हो सकता है ड्रैगन फ्लाई मिशन को लेकर के? यह मिशन किससे संबंधित है? क्योंकि नासा ने समय समय पर बहुत सारे अपने मिशन को लॉन्च कर रहा है, जैसे डार्ट मिशन हो गया, हमने उसको पिछले सेशन में कवर किया था। इस तरह के और भी कई सारी तकनीक से जुड़े मिशन हैं। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये हो सकती है हमें कि ये जो मिशन है ये किससे संबंधित है, किसी ग्रह से है, किसी उपग्रह से है, क्योंकि अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से इनको डिजाइन किया गया है। यहाँ विकल्प क्या है? शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, टाइटन उपग्रह, गैनीमेड उपग्रह। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये जो ड्रैगन फ्लाई मिशन है किससे संबंधित है? टाइटन उपग्रह से। और टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? जी हाँ, शनि का। तो शनि का ये सबसे बड़ा उपग्रह है, शनि के कई सारे उपग्रहों में से सबसे बड़ा है टाइटन। और अगर हम हमारे सौरमंडल में ज्ञात उपग्रहों के हिसाब से देखें तो दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, क्योंकि जो पहला है वह कौन सा है? वो है गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक, तो क्या करेंगे ड्रैगन फ्लाई मिशन के अंतर्गत? तो इसको जब शुरू किया जाएगा, न्यूज में भी देख लें, नासास ड्रैगन फ्लाई विल लैंड ऑन ड्यून्स एंड शैटर्ड आइस ऑन सैटर्न्स मून टाइटन। तो एक तरीके से जो ड्रैगन फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई क्या होता है? एक तरह का कीड़ा होता है या इंसेक्ट को उसमें आता है, जो कि तितली जैसा कुछ कुछ हो सकता है या थोड़ा सा अलग उससे, जो कि उड़ सकता है। ठीक, एक ड्रोन के रूप में हम देख सकते हैं। तो वैसा ही एक ड्रोन डेवलप किया है नासा ने, जो कि उड़ान कहाँ भरेगा? इस टाइटन की जो इसका वायुमंडल है वहां पर जाकर। तो टाइटन एकमात्र ज्ञात इस तरह का हम चंद्रमा भी कह सकते हैं जहां पर वायुमंडल मौजूद है जो काफी कुछ पृथ्वी के जैसा है। तरल पदार्थ भी वहां पर बहते हुए एक तरीके से दर्ज किए गए हैं। तो इसका फ्लाई आप इस तरह से देख सकते हैं। इसको कैसे उतारा जाएगा? एक पैराशूट के माध्यम से उतारेंगे और फिर ये खुद से उड़ सकता है उसके वायुमंडल में। और यहाँ पर कई सारे लिक्विड फॉर्म में जो भी अवयव मौजूद हैं उसके बारे में ठीक तरह से जांच करेगा। साथ ही उन क्षेत्रों में भी जाएगा जहां पर हमें कई सारी संभावनाओं के बारे में जानकारी मिल सकती है, जिसके बारे में हम अभी केवल कयास लगा रहे हैं। तो यह जब डेटा भेजेगा तो हम आने वाले समय में इसके बारे में जानकारी ले पाएंगे कि क्या यह उपग्रह आने वाले समय में मनुष्यों के रहने योग्य हो सकता है। इसके अलावा क्या जानकारी मिलेगी कि पृथ्वी भी एक समय इस उपग्रह या फिर इस चंद्रमा के समान ही रही होगी अपने विकास के क्रम में, जैसी वो आज हमें दिखाई देती है। तो पृथ्वी के विकास के क्रम को जानने में भी इससे मदद मिलेगी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, टाइटन उपग्रह। चलिए अगला सवाल देखें। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहां बनाया जा रहा है? ऑप्शन बेंगलुरु, कोलकाता, लद्दाख या फिर गुजरात। तो कुछ समय पहले इसकी जानकारी हमें सुनने को मिली थी, न्यूज में भी बना हुआ था, डार्क स्काई रिजर्व जो कि भारत के लद्दाख में बनाया जाना है। तो लद्दाख में एक ऐसा क्षेत्र मौजूद है जो अपने आप में बहुत साफ सुथरा है, हम कहें पर्यावरण के लिहाज से प्रदूषण फ्री है। प्रदूषण फ्री भी कौन सा प्रदूषण फ्री? जो लाइट का प्रदूषण हमें देखने को मिलता है हर जगह, लाइट चारों ओर बिखरी हुई रहती है, लाइट का भी प्रदूषण है, उसकी वजह से हमें साफ तौर पर तारे नहीं दिख पाते। तो क्या है ये डार्क स्काई रिजर्व? इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन क्या कहता है? एक अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई रिजर्व की परिभाषा देता है। ये कहता है एक पर्याप्त आकार की सार्वजनिक या निजी भूमि, जिसकी यहाँ पर एक माप दी गई है लगभग 700 स्क्वायर किलोमीटर के रूप में इसको परिभाषित करता है, जिसमें तारों से संबंधित जो रात का दृश्य है वो हमें बहुत साफ तरीके से दिखाई देगा।
तो क्या किया जाएगा, एक जोन बनाया जाएगा, जिस जोन के अंतर्गत फिर एक कोर जोन होगा, बफर जोन और कोर जोन। तो कोर जोन में इस तरह की लेबोरेटरीज और इस तरह की दूरबीन लगाई जाएंगी जो रात में स्पष्ट रूप से तारों को दिखा सके। ठीक, तो यही यहां पर किया जाना है ताकि साफ तरीके से जो ऑब्जर्वेशन है वो किया जा सके। और क्या जानकारी है, इसको कहाँ बना रहे हैं, लद्दाख में हानले। ठीक है, हानले एक जगह है लद्दाख में जहां पर इसको निर्मित किया जाएगा। तो हानले डार्क स्काई रिजर्व भी से कह रहे हैं, यह समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित किया जाएगा। वहां बना है चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य, तो उसी के एरिया में बनेगा। और फिर बफर जोन और कोर जोन की जो हमने बात की वो भी वहां पर ही बनाया जाएगा। ठीक, तो लद्दाख अपने बड़े शुष्क क्षेत्र और उच्च ऊंचाई और विरल आबादी के कारण इसके लिए एक अच्छा स्थान के रूप में देखा गया है। तो क्या ऐसी ऑब्जर्वेटरी भारत में ही बनाई जा रही है या भारत के अलावा भी किसी के पास है? तो इसमें कुछ नाम आप देख सकते हैं, जैसे कि यूके के पास इस तरह के 7 ऑब्जर्वेटरी हैं। ठीक, उसके अलावा फ्रांस के पास 4 हैं, यूएसए और जर्मनी इनके पास भी 2-2 हैं। इसी तरीके से आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा का भी नाम ले सकते हैं जिनके पास ऐसी ऑब्जर्वेटरी है। और अब इसी तरह की ऑब्जर्वेटरी भारत बना रहा है ताकि अंतरिक्ष से संबंधित जो भी एनालिसिस हैं, जो भी अध्ययन है, वो साफ तरीके से किए जा सके। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि भारत में बन रही है इसलिए सवाल भी बन सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करके गैर विनाशकारी तरीके से किसी पदार्थ की संरचना का अध्ययन किया जा सकता है? यहाँ इस शब्द को जरा ध्यान से पढ़िएगा, गैर विनाशकारी तरीके से किसी पदार्थ की अगर हमें संरचना को जाननी हो तो कौन सा तरीका हो सकता है? इनमें से एक्सरे, फ्लोरोसेंस, गामा रेडिएशन, हैमर ब्रिक या फिर इलेक्ट्रॉन मैपिंग। तो ये जो खबर बहुत ज्यादा चर्चा में है, इसमें जो शब्द है वो है एक्सरे फ्लोरोसेंस। तो एक्सरे फ्लोरोसेंस के बारे में क्यों हमें जानना चाहिए? क्योंकि चंद्रयान 2 जब इसरो ने भेजा था तो उसने बहुत सारी जानकारी भेजी है उस क्षेत्र को लेकर के। तो चंद्रमा की सतह से निकलने वाला जो एक तरह का रेडिएशन है उसकी माप की जा रही है ताकि वहां पर सोडियम और अन्य तरीके के पदार्थों की जानकारी मिल सके। तो इसी कड़ी में सोडियम की जांच की जा रही है और इसमें एक उपकरण है क्लास इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं, इसको क्या कह रहे हैं, चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि वहां पर मौजूद सरफेस के बारे में जानकारी देता है। ये जो तरंगे हैं वहां पर एक तरीके से विकिरण है कैसे आता है। तो सूर्य से निकलने वाले जो सोलर फ्लेयर्स हैं जब वह चंद्रमा तक जाते हैं तो चंद्रमा की सतह पर एक जगह जाकर के जमा हो जाते हैं। तो पृथ्वी से जब हम अवलोकन करते हैं एक्सरे फ्लोरोसेंट तकनीक की मदद से या इस स्पेक्ट्रा की मदद से, तब हमें पता चलता है कि उस क्षेत्र में किस किस तरीके के कंपोनेंट मौजूद हैं। और यही इस तकनीक की खासियत है। रेडिएशन के बारे में जानकारी मिलती है इससे और हमें बाकी के वहां पर तत्वों के बारे में भी पता चलता है। तो ऑप्शन ए इसका फिर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों की गणना के मुताबिक अमेशिया सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण निम्नलिखित में से किसके मिलने से होगा? ऑप्शन क्या है, अफ्रीका से एशिया मिल जाए, एशिया अंटार्कटिका से मिले, अंटार्कटिका अफ्रीका से मिले, या फिर अमेरिका एशिया से मिल जाए। तो अमेशिया नामक जो नया सुपर कॉन्टिनेंट बनने की बात कही जा रही है, इसमें ऐसा अनुमान लगाया गया है गणनाओं के मुताबिक सुपर कंप्यूटरों के जरिए कि अमेरिका का जो भूभाग है वो एशिया से जाकर के कुछ समय बाद, कुछ समय का मतलब लगभग 200 से 300 मिलियन वर्षों के बाद ये जो एरिया है आपस में मिल जाएगा। क्योंकि पृथ्वी के अंतर्गत जो सतह हमें दिखाई देती है वो अपने आप में एक जगह स्थिर नहीं है। जब हम प्लेट विवर्तनिकी के बारे में पढ़ते हैं ज्योग्राफी वाले सेक्शन में, तब आपने इसको पढ़ा होगा कि पृथ्वी की सतहें यानी कि सतही संचलन होता है। तो वहीं पर एक समय ऐसा रहा होगा जब ये सभी जो द्वीप है एक जगह टिके हुए होंगे या एक साथ मिले होंगे, और इसके अब प्रमाण भी आ चुके हैं। इस घटना के बारे में भी जिक्र मिलता है अब हमें। तो इसके बारे में क्या जानना है, साइंटिस्ट से न्यू सुपर कॉन्टिनेंट अमेशिया विल फॉर्म व्हेन पैसिफिक ओशन डिसअपीयर्स। तो वर्तमान समय में हमें जहां पर प्रशांत महासागर दिखाई देता है, ऐसा अनुमान लगाए गए हैं। गणनाएं ये कहती हैं कि आने वाले समय में प्रशांत महासागर का क्षेत्र अपने आप में सिकुड़ता जाएगा और अमेरिका और एशिया का भूभाग मिल जाएगा और आगे चल करके फिर एक सुपर कॉन्टिनेंट बन जाएगा लगभग 200 से 300 मिलियन सालों के अंतर्गत। इसके अलावा आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर, करेबियाई जो सागर है, ये सब खत्म हो जाएंगे। ऐसा भी देखा गया है कि
जो ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है वो भी आकर के ही मिल जाएगा। यानी सुपर कॉन्टिनेंट जो हम कह रहे हैं उसमें सभी कॉन्टिनेंट यानी सभी महाद्वीप एक ही जगह पर मौजूद होंगे। इसका एक उदाहरण अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो पेंजिया के बारे में हम पढ़ते हैं कि एक समय पेंजिया था जो कि एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में था और फिर बाकी चारों ओर उसके महासागर था। तो पेंजिया फिर बाद में अपनी अपनी जगहों से, जो महाद्वीप का क्षेत्र है वो अपनी अपनी जगहों से हटा पृथ्वी के संचलन की वजह से, और फिर आज के समय में जो चीजें मौजूद है, जो महाद्वीप है वो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो क्या है, अमेरिका और एशिया फिर कोलाइड हो जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल में हमें इस तरह से दिखाई देंगे। ठीक, जो महाद्वीप है एक जगह पर आ जाएंगे। अंटार्कटिका का क्षेत्र खाली इससे अलग रहेगा, ऐसा रिसर्च बताती है। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, लगभग हर 600 सालों में ऐसी स्थिति दिखाई देती है जिसको सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल। जैसे कि इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो हमें लगभग 1.8 बिलियन साल पहले 1.8 बिलियन साल पहले एक दिखता है नूना नाम का सुपर कॉन्टिनेंट, और नूना के बाद फिर देखें फिर दिखता है लगभग 1 बिलियन साल पहले, यहां पर इसका नाम है रोडिनिया सुपर कॉन्टिनेंट, जो अलग अलग क्षेत्रों को लेके चलता था। उसके अलावा पेंजिया के बारे में आपने पढ़ा है, लगभग 300 मिलियन साल पहले पेंजिया एग्जिस्ट करता था। तो ये सभी गणनाएं आने वाले समय में पृथ्वी किस तरह से हो जाएगी, पृथ्वी का किस तरीके से विकास हुआ, इसके बारे में समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर सवाल में ये पूछ लिया जाए कि कौन कौन से महाद्वीप जुड़ने की बात कही गई है, तो अमेरिका और एशिया को जुड़ करके अमेशिया बनेगा, जैसा कि नाम से भी अगर आप थोड़ा सा गेस करेंगे तो समझ पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल अमेरिका और एशिया मिलेगा, उसके बाद बाकी के क्षेत्र भी उनमें मिलते हुए चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने कुआफू 1 नामक अंतरिक्ष आधारित सौर टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? किसको लॉन्च किया है? कुआफू 1 क्या है? अंतरिक्ष आधारित सौर टेलीस्कोप, सोलर टेलीस्कोप। कौन कौन से देश हैं? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया और मंगोलिया। तो ये जो उपलब्धि हासिल की है ये फिर से चीन ने की है। कुआफू 1 को लॉन्च किया है, जो कि पूरी तरीके से सौर ऊर्जा पर संचालित एक उपकरण है जो कि सूर्य से जुड़ी जानकारी देगा। चाइना सक्सेसफुली लॉन्चेस इट्स फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी, जो कि सूर्य के अवलोकन को समर्पित है और सौर ऊर्जा का उपयोग करके ये संचालित होती है। ठीक, तो क्या करेगी? सूर्य से आने वाली जो रोशनी है, जो एक तरीके की ऊर्जा है, उसका अवलोकन होगा। इसको कहाँ से भेजा गया है? कुछ बहुत सारी जानकारियां हैं। तो इसको भेजा गया है लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट की माध्यम से जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, चीन के, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि उत्तर पश्चिमी चीन में अवस्थित है। इसके अलावा इसका एक और नाम इसको दिया गया है, ऑफिशियल नाम, एडवांस्ड स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी यानी ASOS। अगर ये नाम भी आपको मिल जाए तो इसके बारे में ही कहा गया है, इसी को कुआफू 1 कह रहे हैं। तो चीन की एक माइथोलॉजी में जाकर के देखें तो चीन में एक अवधारणा है कुआफू नाम से कि एक ऐसा बड़ा सा प्राणी, एक जायंट व्यक्ति, जिसने फिर जाकर के सूर्य को पकड़ने की कोशिश की थी, तो उसी के नाम पर इसको दिया गया है। हालांकि भारतीय माइथोलॉजी में भी ऐसे जो पौराणिक कथाएं हैं वो मौजूद हैं, उनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। तो कुआफू फिर इससे संबंधित है, चीन की पौराणिक कथा, इसलिए इसको कुआफू नाम दिया गया है। दूसरा नाम ASOS। ठीक है, भारत ने भी इसके पहले इस तरह के कुछ मिशंस के बारे में बात की थी, अगर आपको याद होगा। इसके अलावा US और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी भी ऐसे मिशंस लॉन्च कर चुकी है, जैसे कि नासा का पार्कर सोलर प्रोब, ऐसा ही एक मिशन है। ठीक, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कौन सा है? सोलर ऑर्बिटर नाम से। और अगले साल तक संभवतः हम भी आदित्य L1 को लॉन्च कर देंगे, जो कि ऐसा ही एक मिशन है और सूर्य से जुड़ी हुई जानकारियों को हम तक पहुंचाएगा। ठीक है, चलिए अब निम्नलिखित में से किसे विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री कहा जाता है? ऑप्शन, अनुशेह अंसारी, दूसरे डेनिस टीटो, तीसरे मार्क शटलवर्थ, चौथे चार्ल्स सिमोनिए। तो पहला अंतरिक्ष यात्री दरअसल किस सेंस में कह रहे हैं, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए अक्सर स्टेट भी किसी को भेजता है, यानी कि स्टेट की तरफ से जा सकता है, राज्य की तरफ से, राज्य के सेंस में मान लीजिए नासा की बात कर लें, यहाँ से कोई इसरो भेज रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर इसके लिए पेमेंट दे करके खुद से जाए तब हम उसे कहते हैं अंतरिक्ष यात्री। तो डेनिस टीटो थे जो कि 2001 में अंतरिक्ष में गए थे और इसकी उन्होंने ठीक ठाक पेमेंट की थी।
तो डेनिस टिटो क्यों चर्चा में है, यानी अगर हम 2001 में गए थे, अब क्यों बात कर रहे हैं, तो इससे जुड़ी खबर ये आई है कि दोबारा से स्पेस फ्लाइट लेना चाहते हैं चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए, और ये जो मिशन है एलॉन मस्क की स्टारशिप के अंतर्गत शुरू किया जाना है, तो अब ये इसीलिए चर्चा में आ गए हैं। ठीक, तो अंतरिक्ष यात्रा अपने आप में चूंकि भविष्य के लिए बढ़ता हुआ एक पर्यटन है और एजेंसीज के लिए पैसा कमाने का एक जरिया हो सकता है, इसलिए इसका विकास बहुत तेजी से हो रहा है। तो ऐसी खबरों से सवाल बन सकते हैं। अगर आपको सूची देखनी है कि कौन कौन शुरुआत में गए थे, तो 2001 में डेनिस टिटो जो कि यूएसए से हैं, और उसके बाद 2002 में ही मार्क शटलवर्थ, उसके बाद 2005 में ग्रेग ओल्सन, उसके बाद 2006 में अनुशेह अंसारी जो कि ईरान से संबंधित है, ईरानी मूल की है लेकिन यूएसए की हैं। ठीक है, और इनके लिए कहा जाता है कि ये पहली महिला भी हैं जो कि अंतरिक्ष में एक तरीके से अंतरिक्ष यात्री के रूप में गई थी। तो ये सूची आप देख सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी डेनिस टिटो। चलिए आगे बढ़ें। अब कुछ प्रश्न ले लें प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए, जो कि आप लोग चाहते भी हैं कि हम इन प्रश्नों को लें ताकि अभ्यास होता रहे, खासकर वो सवाल जो रिपीट भी हो सकते हैं, खासकर एक पैटर्न समझने के लिए कि किस तरीके से बाकी के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो 66 यानी 66वीं बीपीएससी में पूछा गया था कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है। ऑप्शन तांडव, त्रिनेत्र, सक्षम, रुद्रम, उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो आपको याद होगा भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसको कहा गया है रुद्रम। ठीक, तो इसका उत्तर जिस समय एग्जाम रहा होगा आपने लगाया ही होगा, ऑप्शन डी रुद्रम। बाकी के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा और भारत की जो भी अन्य मिसाइलें हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। हम सभी मिसाइलों को किसी और सेशन में फिर कवर भी करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न जो कि 39वीं बीपीएससी से संबंधित है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। यह सवाल बहुत कॉमन है और आप सबको पता होना भी चाहिए। ऑप्शन क्या है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन। ठीक, तो यहाँ पर क्या एक तरीके से बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, ओवरऑल बहुत जटिल है, नाभिकीय बम बनाना इतना आसान नहीं है, ना ही किसी को बनाना चाहिए। लेकिन अभी के लिए क्या है, इस प्रक्रिया को समझें। तो आप सभी लोग जानते हैं कि परमाणु कैसे काम करता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके उसके नाभिक का निर्माण करते हैं। तो जब किसी भारी परमाणु का नाभिक न्यूट्रॉन की प्रतिक्रिया, एक प्रक्रिया के माध्यम से दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, ठीक, दो बराबर लगभग बराबर हल्के नाभिकों में टूट जाता है, तो उस प्रक्रिया को नाभिक की विखंडन की प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जा सकता है, और अगर इस प्रक्रिया को सीमित रूप से किया जाए तो नाभिकीय रिएक्टर में भी किया जा सकता है। मान लीजिए एक यूरेनियम एक तत्व है जिस पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग की गई, फिर वह कुछ अलग अलग तत्वों में टूट गया, क्रिप्टन में और बेरियम में। इसके अलावा इसमें फिर स्वतंत्र न्यूट्रॉन भी मुक्त हुए। जिनका साइंस बैकग्राउंड होगा उनको ठीक से समझ में आ रहा होगा, जिनका नहीं उन्हें थोड़ा सा जटिल लग रहा होगा। तो ये मान लीजिए कि एक परमाणु है, परमाणु के हिस्से होते हैं, टुकड़े होते हैं। एक बड़ा परमाणु जब टूटेगा तो वह छोटे छोटे दो अलग अलग परमाणुओं में एक तरीके से बन जाएगा, ठीक, एक अलग परमाणु के नाम से आ जाएगा जैसे ही उसका स्टेटस बदलेगा। उसको तोड़ा गया, तोड़ने पर क्या हुआ, कुछ और छोटे टुकड़े रिलीज हो गए। वो छोटे टुकड़े जाकर के उसी तरह के अगले को तोड़ देंगे, वो जाकर के अगले को तोड़ देंगे, फिर उससे और छोटे टुकड़े रिलीज हो जाएंगे जो जाकर के अगले को तोड़ते रहेंगे, और एक लंबी चेन रिएक्शन बन जाएगी। जैसे ही ये स्थिति बनेगी तो इससे जो ऊर्जा मुक्त होगी वो ऊर्जा ही फिर एक बड़े धमाके का रूप ले लेती है, जो आपको परमाणु बम के रूप में दिखाई देता है। बस इतनी सी सामान्य सी बात आपको समझ लेनी है, और इस शब्द को समझ लेना है कि नाभिकीय विखंडन यानी नाभिक का विखंडन यानी नाभिक का टूटना, इसी प्रक्रिया पर परमाणु बम कार्य करता है, इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होगा, आपसे पूछा गया है 63वीं बीपीएससी की परीक्षा में। कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा, या केवल रेफ्रिजरेटर के आसपास के क्षेत्र में घट जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आप खुद से जरा एक बार सोच करके देखिए। एक रेफ्रिजरेटर है, अगर आपने उसका दरवाजा खोल दिया तो आपको, अगर आप पास में खड़े, आपको क्या लगेगा, ठंडक बाहर आ रही है। लेकिन ठंडक तो बाहर आ रही है, लेकिन जो रेफ्रिजरेटर है उसको इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि वो एक निश्चित स्पेस को ठंडा कर पाएगा।
दरवाजा खुलने पर क्या होगा, स्पेस बढ़ जाएगा, जो कूलिंग है वो बाहर आने लगेगी। तो उसका जो कंप्रेशर है, कंप्रेशर ये सोच करके चलेगा या फिर इस तरीके से डिजाइन है कि उसको एक निश्चित तापमान तक मेंटेन करके रखे, इसका तापमान नियंत्रित रखे। उसको ठंडा करने के लिए और प्रोसेस करेगा और तेजी से काम करेगा। कंप्रेसर तेजी से चलता जाएगा तो कंप्रेसर की जो हीट है वो बढ़ती जाएगी और ये ठंडा, पूरा कमरा तो ठंडा होना बहुत दूर की बात है, नहीं कर पाएगा, और उसकी जो हीट है वो रिलीज होकर के जो कमरे का तापमान है उसको बढ़ा देगी। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी। थोड़ा सा सोच के भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, आसान सा सवाल था। अगला सवाल 63वीं बीपीएससी में पूछा गया है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑप्शन सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम, कोई नहीं उपर्युक्त में से या एक से अधिक। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी प्लेटिनम। ऐसी धातुएं जिनका परमाणु क्रमांक 20 से अधिक हो और परमाणु घनत्व, और जिनका परमाणु घनत्व 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से अधिक हो, उन्हें ही हम भारी धातुओं के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। अब ले लें एक अभ्यास प्रश्न जो कि 67वीं बीपीएससी परीक्षा से पूछा गया है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है। दूसरा, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन सी, कम दाब के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है। या फिर निम्न दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। उपर्युक्त में से कोई भी नहीं या फिर एक से अधिक। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए। हमें कमेंट में ये भी बताइए कि यह सेशन आपको कैसा लग रहा है, आपके लिए कितना उपयोगी साबित हो रहा है। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य बहुत महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।